एक मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है? सो दिस इज इलास्टिसिटी। कौन सी सिटी? दिस इज इलास्टिसिटी लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर एंड थर्मल स्ट्रेस। राइट, तो पेन एंड पेपर निकालना है और नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, सब लोग एक मस्त स्टार्टिंग बनाए। हेडिंग पड़ेगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। राइट, जनरली एक सवाल पूछता है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। आसान सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाए। हेडिंग पड़ेगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। जी सर। तो सवाल आया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? क्या होता है कि जब किसी वायर को आप खींचते हो या फिर कंप्रेस करते हो, अगर आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हो या फिर कंप्रेस करते हो, तो ऐसे केस में वायर अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है, एक एनर्जी स्टोर कर लेता है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग स्प्रिंग्स में पढ़े थे। डू यू रिमेंबर द टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी? उसमें हम लोग दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। डू यू रिमेंबर? एक स्प्रिंग है, उसको स्ट्रेच करता है, स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस करता है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरह की कुछ कहानी वायर में भी होता है, क्योंकि वायर में इलास्टिसिटी होती है। तो आपने वायर को खींचा तो वायर अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेगा। वायर को आपने दबाया, कंप्रेस किया, तो वायर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी इसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म एंड रिफॉर्म, ऐसा है भाई। खींचा तो डिफॉर्मेशन आया, छोड़ा बैक टू ओरिजिनल शेप एंड साइज तो रिफॉर्म हो गया, ऐसा है। क्लियर? तो डेफिनेशन समझ में आ गई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होती है किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो क्या यहां से ये तय हो गया कि जो इलास्टिक फोर्सेस होने चाहिए, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होने चाहिए, दे हैव टू बी कंजर्वेटिव फोर्सेस? यस और नो? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। We never talk about potential energy for non-conservative forces. क्या तुमने कभी पोटेंशियल एनर्जी सुनी है
बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कभी तुमने पोटेंशियल एनर्जी सुनी है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस? क्या तुमने कभी पोटेंशियल एनर्जी सुनी है बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स? ये सुनो, दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उनके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तुम लोगों को पढ़ाया भी था इलास्टिसिटी लेक्चर 1 में, रिकॉल कर पा रहे हैं कि जो इलास्टिक फोर्सेस भी होते हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली विद इन द लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी। डल रिस्पांस, यस और नो? विद इन द लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी। क्या इलास्टिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होते हैं? विद इन द लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी मतलब आप अगर बॉडी को थोड़ा सा डिफॉर्म करके और छोड़ दें, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, बॉडी कंप्लीटली अगर अपना ओरिजिनल शेप या साइज रीगेन कर लेती है, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? और इलास्टिसिटी के लिमिट के बियॉन्ड जाके स्ट्रेच करेगा तो बॉडी अपना शेप या साइज रीगेन करेगी, बट कंप्लीटली नहीं कर पाएगी, पार्शियली करेगी, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ये कहानी है। क्लियर है? तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो ये वायर है, क्या है दोस्त? ये मान ले वायर है। अब इस वायर को आपने थोड़ा सा खींच दिया या इस वायर को थोड़ा सा दबा दिया, कंप्रेस करा दिया, है ना। तो देखो इस वायर को थोड़ा सा कंप्रेस करा दिया, है ना। सोच पा रहे हो? अगर आप वायर को इलोंगेट करोगे तो क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा? डल रिस्पांस, है ना। ये देख खींच दिया तो घट गया थोड़ा सा। और अगर वायर को कंप्रेस करेगा तो क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा? अरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना रे, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, लेंथ बढ़ाएगा तो एरिया घटेगा। डल रिस्पांस, ये सुनो, है ना। तो बोलो भाई। यस सर। आपने लेंथ बढ़ाया तो एरिया घटेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। उल्टा अगर लेंथ घटाया तो क्या एरिया बढ़ जाएगा? तो इंटेंशनली मैंने देखो एरिया बढ़ा दिया। तो हाँ हाँ चला गया क्या? तो आगे वापस देख रहे हैं ना, है ना। तो देखो जब भी आप वायर को एक्सपैंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वायर अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है, व्हिच इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। पहले एक्सप्रेशन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सप्रेशन ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। ठीक है दोस्त, छाप ले। डेरिवेशन बताते हैं, 2 लाइन का डेरिवेशन है। और डेरिवेशन तो खैर आसान है, लेकिन इस डेरिवेशन में जो कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग आउटकम्स मिलेंगे। डेरिवेशन तो कई बार इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता है। आई गेस इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी शायद डेरिवेशन उड़ा दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। यस और नो? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स का क्या सीन है? क्या बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशन हटा दिया है? आवाज नहीं आई। यस और नो? इस बार शायद सर वो सिर्फ एमसीक्यू पूछ रहा है ना। डेरिवेशन जो पहला टर्म होने वाला है ना, उसमें उड़ा दिया ना, है ना। हाँ हाँ हाँ। बट अगेन डेरिवेशन के थ्रू तुम्हें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो छोड़ना रहे। अरे बहुत सारे सवाल बनते हैं ठीक है, जिसमें डेरिवेशन में जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उनका यूज होता है ना। डेरिवेशन के थ्रू कई सारे फंडे सीखने को मिलते हैं। और कई बार डेरिवेशन की तो तुम्हें फॉर्मूला भी याद रहता है, और कई बार मान ले फॉर्मूला मिस हो गया और डेरिवेशन पता है तो बना ले जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आ रहा तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ठीक है, राइट। तो उसका अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बोलो भाई इतना चाप लिया, आगे बढ़े। तो लिखो डेरिवेशन के लिए कुछ कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, राइट डाउन। देखो, कंसीडर a wire having Young's modulus y, comma area of cross section A, and length L and length small l, छोटा है। Suspended from a ceiling suspended from a ceiling if now a force is applied at its lower end, if now a force is applied at its
lower end force is applied at its lower end such that its length increases by x. Its length increases by x. Then the magnitude of force, the magnitude of force acting on the wire is, magnitude of force acting on the wire is, ठीक है। तो ऐसा है, देखो आप ऐसे समझें, कैसे, जैसे मान ले मेरे पास अब एक वायर है, क्या है, आई एम हैविंग अ वायर, ठीक है। मान ले एक अपने पास मस्त इलास्टिक वायर है, कैसा है, मस्त फ्लेक्सिबल वायर है ना इलास्टिक वायर है, ठीक है। कैसा वायर है और वायर किस तरह के मटेरियल से बना होता है, क्या हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये सुनो जल्दी से बता दे। डक्टाइल होता है कि ब्रिटल, आवाज नहीं आई, डक्टाइल होता है कि ब्रिटल, डक्टाइल, डक्टाइल होता है ना। डक्टाइल के लिए ही क्या प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा होता है, सॉलिड का क्यूब है उसको ठोक ठोक के पीट पीट के है ना कूट कूट के है ना वायर बना दे ठीक है ना, याद है ना तुम लोगों को, ठीक है। तो डक्टाइल है ना, ब्रिटल नहीं है। ब्रिटल क्या होता है, ग्लास जल्दी से कुट से टूट जाता है और उसके बाद कुटाई भी होती है। बोलो तुमने किया क्या घर पे एक्सपेरिमेंट हाँ, तुम लोग टीचर की बात मानते नहीं हो, नहीं सर कुटाई थोड़ी करानी है क्यों, करना करना मजा आएगा और उसके बाद जो होगा उसमें और मजा आएगा, तुम्हें आए ना आए मुझे जरूर आएगा अरे कोई तो तुम्हारी कुटाई करेगा, तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं, और पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं इधर देखो, जैसे मान ले वायर है ना, बेसिक पैरामीटर्स मैंने पकड़ लिए, क्या वायर का यंग्स मॉडुलस सेट ऑफ वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन समझता है, क्रॉस सेक्शन मतलब लेंथ की नॉर्मली, देख लेंथ की नॉर्मल खचा खुचुक ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो मैं ए मान रहा हूँ, लेंथ मान ले एल है, ठीक है। इसके और इसको मैंने मान ले सीलिंग से सस्पेंड करा दिया है ना, इसके लोअर एंड पे एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ साहब, लोअर एंड पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, इसको डिफॉर्म करने के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए, है ना। तो मैं फोर्स लगाते गया लगाते गया लगाते गया लगाते, मान लो यहाँ कहीं आके वायर इक्विलिब्रियम में स्टे कर जाता है, ठीक है भाई, ऐसा ही तो होगा। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, उसके लोअर एंड से मैंने ब्लॉक लगा दिया है, अभी इनिशियली स्प्रिंग में कोई एक्सपेंशन नहीं है, मैं धीरे 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 जब तक ये अपनी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता तब तक मैं इसको धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि छोड़ दूंगा तो वो ऑसिलेट करने लगेगा, मैं नहीं चाहता हूँ ये ऑसिलेट करे, मैं चाहता हूँ उसकी हर पोजीशन बिहेव करे एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, धीरे 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 खचाक, तो क्या यहाँ पे के डेल्टा एल की वैल्यू mg को बैलेंस कर जाएगी, ये सुनो, वहां पे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स और ब्लॉक का वेट, ये सुनो वही वाली सिचुएशन है, इसको धीरे धीरे स्लोली खींच रहा हूँ, खचक 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 कुचुक कुचुक कुचुक, मान ले लेट्स से इक्विलिब्रियम में मैं डॉटेड से खींच देता हूँ सो दैट तुम्हें है ना विजुअलाइज करने में आसानी रहे, मान ले लेट्स से x अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन आते आते सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, क्लियर है। हम देखना चाहते हैं कि जिस इंस्टेंट पे वायर में एक्सपेंशन x आई, जिस इंस्टेंट पे वायर में एलोंगेशन x जनरेट हुई, बता उस इंस्टेंट पे इस वायर पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायग्राम बना ले, बताता हूँ। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला कौन है, जल्दी छापो 12:30 तक फ्री कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। आज थ्योरी उड़ाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल उड़ाएंगे ठीक है, एक एक घंटा ठीक है ना, तुम लोगों को भी ज्यादा है ना बर्डन नहीं लगेगा। चल इतना हो गया, डायग्राम छाप लिया जी सर, आगे बढ़े। डन, अब आ जा सब लोग, थोड़ा ध्यान दें भाई, एवरीवन सी दिस, क्या हम लोग यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हाँ
स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब रेशियो ऑफ चेंज लेंथ टू द इनिशियल लेंथ। ओके फाइन। तो एफ बाय ए क्या मैं लिखूंगा, वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये सुनो, एफ बाय ए बराबर वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल। क्या डेल्टा एल की वैल्यू एक्स दिख रही है, सुनो, डेल्टा इज व्हाट, इट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द वायर, कितने अमाउंट से वायर एक्सपांड हो गया, एक्स। तो क्या यहाँ पे मैं डेल्टा एल को एक्स चिपका दूंगा, तो क्या मेरा उस इंस्टेंट पे फोर्स कितना होगा, यहाँ से निकल आएगा, नहीं, डेल्टा एल की जगह एक्स चिपका दिया है ना। तो तुम लोग भी छापते चलो, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, क्या है भाई, ठीक है, एफ बराबर वाई ए बाय एल, वाई ए बाय एल और एक्स, क्लियर। हाँ हाँ, इतना छापे फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, इतना हो गया जी सर, आगे बढ़े। अब अगले लाइन में लिखो, इन द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द स्टार्ट, according to the law of action and reaction, according to the law of action and reaction, according to the law of action and reaction, the force applied by the wire, the force applied by the wire in the form of interatomic force, in the form of interatomic force, or in the form of elastic force, or in the form of elastic force, is same as is same as is same as is same as the force applied by the external agent, is same as the force applied by the external agent। तो देखिए यहाँ पे एंट्री हुई किसकी, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन साहब का लॉ, सर आइजैक न्यूटन, अवर लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन साहब का क्या कहना है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। जीवन में तुम कोई भी एक्शन कर लो, करके देखो, एक्शन समझता है ठीक है, जीवन में कोई भी एक्शन करोगे, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अच्छे से मेहनत करोगे तो, है ना, आईआईटी में सीट मिलेगी, नीट में सीट मिलेगी तो अच्छा एक्शन हुआ, उसका अच्छा रिएक्शन मिलेगा। और मस्ती मारी है 2 साल तो भाई साहब ठीक है, तो ऐसा है, एक्शन एंड रिएक्शन का खेल है दोस्त, ठीक है। तो देखो, मेहनत करोगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर, पक्की बात है ना। तो देखो ऐसा है क्या, बट कंडीशन वही है, ईमानदारी से आप मेहनत करें, ठीक है, राइट, ऑनेस्टली जी जान लगा दें, बिल्कुल दिन रात एक कर दें, ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है राइट, बट मेहनत तो करो अपनी, ठीक है। आजा, तो भाई साहब ऐसा है क्या, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना तुमने वायर पे फोर्स लगाया, क्या वायर भी तुम्हारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक फोर्स। ये सुनो, ये देखिए 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 एवरीवन सी दिस, क्या कर रहा हूँ, मैंने बोर्ड में फोर्स लगाया तो बोर्ड ने मेरे ऊपर लगाया, वो मैं फील कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ तो बोर्ड मेरे ऊपर लगा रहा है, तो वही कहानी तो है ना। तुमने वायर पे लगाया खचाक, वायर ने तुम्हारे ऊपर लगाया खुचुक, ऐसा है, समझ रहे ना बड़ू, है ना, ये कहानी है ना। तो जिस इंस्टेंट पे जितना फोर्स तुमने वायर पे लगाया, उसी इंस्टेंट पे उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स वायर तुम्हारे ऊपर लगाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक फोर्स। तो मैं ये लिख रहा हूँ, एवरीवन सी दिस, force applied by the wire in the form of interatomic force, in the form of elastic force, it's same as the force applied by this external agent. This is the external agent which is applying the force, है ना। The force applied by the wire in the form of elastic force, it's same as, है ना, force by the external agent which is this। पहले इतना छापो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स आने वाले हैं, पहले इतना छापो।
क्या इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं? तो बताएगा कुछ पुरानी बातें रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हाँ, स्प्रिंग से रिलेट करने की, है ना? नहीं, क्या इस फोर्स की जो शक्ल है F बराबर K डेल्टा L से मिलती जुलती है, विच इज अवर स्प्रिंग फोर्स? यस और नो? क्या स्प्रिंग बॉडी पे जो फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, वो भी तो इसी फॉर्मेट का होता है, F बराबर KX, आई मीन K डेल्टा L होता है, और डेल्टा L की जगह X रख दे। अच्छा, ये तो पार्टी वैसे ही कांस्टेंट है फॉर अ गिवन वायर, इजंट इट? एक गिवन वायर के लिए उसका यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, उसका लेंथ कांस्टेंट है, बोलो है कि नहीं? यस और नो? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है? तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम आया कि सिंस वायर जो फोर्स लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक फोर्स, इट इज सेम एज दैट ऑफ a spring force, and therefore every elastic wire, it behaves like a spring whose equivalent spring constant ya by L. Yes or no? Yes or no? बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है ये, क्या बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम है। सिंस वायर जो फोर्स लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक फोर्स, ये वैसा ही है जैसा कि स्प्रिंग फोर्स, एंड देयरफॉर every elastic wire it behaves like a spring whose equivalent spring constant is ya by L. Yes or no? Yes or no? Yes or no? छापो छापो, फिर बताता हूँ, है ना? एक छोटा पॉइंट लिखें, है ना? लिखो लिखो लिखो। Since the force applied by the wire, force applied by the wire is same as that of spring force, that of spring force, and hence every elastic wire, and hence every elastic wire behaves like a spring. Every elastic wire behaves like a spring whose equivalent spring constant is given by whose equivalent spring constant is given by equivalent spring constant is given by this. पहले बता, क्या सबको इतनी बात चमकी? डल रिस्पॉन्स। क्या तुम लोगों को इतनी बात चमकी? हाँ, इधर देख इधर देख, एवरीवन सी दिस। असलियत में कहानी क्या है, वायर जो फोर्स लगा रहा है ना दोस्त, ठीक है, ये वैसा ही है जैसा कि स्प्रिंग फोर्स होता है। अरे के डेल्टा एल की जगह के एक्स मान ले, एक्सपेंशन या कंप्रेशन द स्प्रिंग डेल्टा एल की जगह एक्स मान ले, तो देखो स्प्रिंग फोर्स F बराबर के एक्स, वायर भी जो फोर्स लगा रहा है के एक्स के ही फॉर्म में तो है, और के की जगह वाई बाय एल रख दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या क्या hence hence every elastic wire it behaves like a spring whose equivalent spring constant is ya by L। बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब वर्कशीट उड़ाएंगे, है ना, इस कंसेप्ट पर बेस कई सारे सवाल बनते हैं एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन जेईई मेंस एंड इन नीट एज वेल। ठीक है, तो पहले इतना छापें। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको वायर दिखे, आपको वायर दिख जाए, दिख भर जाए, उड़ा दो। इसको लिटरली मत लेना उड़ा दे समझ ना वीडियो? उड़ा दो मतलब उसको आप रिप्लेस करा सकते हो बाय स्प्रिंग whose equivalent spring constant is ya by L। Y वायर का यंग्स मॉडुलस, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, L लेंथ ऑफ वायर। क्या आप तुम लोगों को थोड़ा सा याद आया? इसका हम कहीं तो एप्लीकेशन पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा लोड डाल, कहीं ना कहीं तो हम लोग कर चुके हैं इसको यूज, इसको कहीं ना कहीं तो यूज कर चुके हैं। मैं टेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों की मेमोरी, याद है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो दोस्त यूज कर चुके हैं, तो बताएगा? कहीं ना कहीं तो लास्ट ईयर, पुरानी बातें हैं, एनएलएम में नहीं, एनएलएम में नहीं, एनएलएम में नहीं, कहीं ना कहीं तो लास्ट ईयर हम लोग यूज कर चुके हैं किसी न किसी टॉपिक में। सोच दिमाग पे लोड डाल।
आवाज नहीं आई। एसएचएम में जब एक स्प्रिंग होता है उसको हम दो पार्ट्स में कट करते हैं और दोनों पार्ट्स के इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। डू यू रिमेंबर? एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग कांस्टेंट इसके उसको दो पार्ट्स में कट कर दे, whose length are in the ratio of m/n। किसी भी एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट m + n / m into k, दूसरे पार्ट का m + n / n into k। इसके डेरिवेशन के लिए वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला। अभी भी नहीं चमका? अरे घर पे ही बैठे तुम लोग रे। हाँ हाँ, घर पे बैठे हो। नोट सही सलामत है? पहले ये बता, नोट सही सलामत है? धूल मिट्टी खा रहे हैं? बहुत मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं, है ना? संभाल के रखना, है ना? तुम्हारे जूनियर से काम आएंगे, है ना? किसी का भला कर देना। ठीक है, जीवन में किसी का भला जरूर करना, ठीक है? बहुत, है ना? मेहनत से बनाए हुए नोट्स उनको पन्ने पलट, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको चेक करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको चेक करना। जहाँ पे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन द स्प्रिंग इज कट, वो वाला कंसेप्ट पढ़े हैं। एक स्प्रिंग है, उसको दो पार्ट्स में उड़ाता है ना? तो वहां पे हमने स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये वाला फंडा वहां पे यूज किया है। और उस टाइम तो मैं बताया भी था, है ना? अगर वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हो तो उसको देखना। उस टाइम पे मैंने बोला भी था कि इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, कहाँ पे? इन द टॉपिक ऑफ फिलॉसफी। तो अब वक्त आ गया है, हर काम सही वक्त पे होता है ना। इतना छापी है, अब इसके आगे क्या नहीं सुनता है। तो जब ये हाँ हाँ सर यहाँ पे वायर एक्सपैंड हो रही है तो एरिया और लेंथ तो चेंज हो रहा है, तो हाँ, कांस्टेंट। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, एक्सपेंशन होता है ना? पर थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होता है। और छोटे मोटे एक्सपेंशन में, समझ रहे हैं ना? छोटे मोटे एक्सपेंशन के लिए हम लोग एरिया में जो वेरिएशंस हैं, लेंथ में वेरिएशंस हैं, राइट, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे ऐसे सवाल तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मिलेंगे, है ना? आदमी का, समझ रहे हैं ना? इधर देख, जैसे मान ले मेरे पास एक कंडक्टर है हैविंग रेजिस्टेंस R, मान ले 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस R है। अब मैंने मान ले टेंपरेचर 20 डिग्री बढ़ा दिया है, तो बता R कितना होगा? तो R बराबर रो L अपॉन A, ये घुमाएगी। तो असलियत में क्या होना चाहिए? जब टेंपरेचर बढ़ाएगी तो क्या लेंथ भी चेंज होना चाहिए, एरिया भी चेंज होना चाहिए? कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। टेंपरेचर चेंज होने से जो मेजर वेरिएशन होता है वो रो में होता है ना? एल और ए में वेरिएशन होते हैं, बट उनको हम इग्नोर मार देते हैं, ऐसा है। तो वही कहानी यहाँ पे भी रहे। ठीक है। अरे इतना थोड़ी होता है कि वायर का लेंथ है मान ले लेट्स से 10 सेंटीमीटर, तुमने उसको खींच खींच के 20 मीटर कर दिया, ऐसे थोड़ी है रे। थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ। इट्स लाइक आपने आपने एक वायर से एक ब्लॉक हैंग किया लेट्स से 1 kg का, और वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट आया लेट्स से 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, इसी तरह का तो आएगा। ऐसा थोड़ी तुमने टांग दिया तो 4 मीटर का एलोंगेशन आ गया, ऐसा नहीं होता है। छोटे मोटे वेरिएशन होते हैं, क्लियर है? तो नो डाउट लेंथ में वेरिएशन होते हैं, एरिया में होते हैं, बट बहुत अप्रिशिएबल नहीं होते हैं, आप उनको इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, क्लियर, ऐसा है ना? और वैसे भी वहां पे मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए वेरिएशन होंगे, बाकी बाद में तो वापस से ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ये सुनो, है ना? जो ओरिजिनल वायर था वो तो वैसा ही है, समझ रहे ना? तो वायर किसी भी इंस्टेंट पे, हाँ हाँ, वायर किसी भी इंस्टेंट पे जो फोर्स लगा रहा है उसका के कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ये कहा। क्योंकि आपने फोर्स लगाया तब तक के लिए एलोंगेशन है, वापस से सेम एरिया हो गया, सेम लेंथ हो गया, क्लियर है? ऐसा है। और वैसे भी छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, उनको आप इग्नोर मार सकते हो, टेंशन मत ले, क्लियर है? ठीक है, चलो। तो जब ये बात तय हो गई, क्या जब ये बात डिसाइड हो चुकी है कि एवरी वायर इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग, आप हर इलास्टिक वायर को रिप्लेस करा सकते हो बाय स्प्रिंग, तो क्या मैं बोल सकता हूं वायर में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो उतनी ही होगी जितने की स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, डबल रिस्पांस। यस नो? यस सर। ये बात तो ये तय हो चुकी ना भाई, हमारी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी तय हो गई कि नहीं? ठीक है, हमारी तुम्हारी जब ये बात तय हो गई कि भाई साहब जहां वायर दिखे उड़ा दे, रिप्लेस करा दे बाय अ स्प्रिंग, तो वायर वायर रहा ही नहीं रहे, अरे स्प्रिंग बन गया दोस्त। इसलिए हम बोल सकते हैं elastic potential energy stored in this wire it is same as spring potential energy stored in the spring। एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, हाँ? since every elastic wire since every elastic wire behaves like a spring, behaves like
a spring and hence elastic potential energy stored in the wire, elastic potential energy stored in the wire is same as spring potential energy stored in the spring कोई बताएगा what is the formula of spring potential energy? आवाज नहीं आई। हाफ के डेल एल स्क्वायर। हाफ के डेल्टा स्क्वायर, बहुत अच्छा। देखो तो भाई साहब जब ये बात तय हो गई कि एवरी वायर बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि साहब एनर्जी इज स्टोर्ड इन द वायर, क्या दोस्त, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द वायर इज सेम एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे स्प्रिंग में डेल्टा अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन हो चाहे डेल्टा अमाउंट ऑफ कंप्रेशन हो। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इट्स हाफ के डेल्टा स्क्वायर, है ना, डू यू रिमेंबर? ये सब वर्क ऑफ एनर्जी का फंड है, हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो हाफ के डेल्टा स्क्वायर, ये फार्मूला बनाने वाले हैं। इतनी ही एनर्जी स्प्रिंग में भी होगी, इतनी ही एनर्जी वायर में भी, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब देखो अब इसमें वैल्यू क्या क्या चिपकाएंगे, तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें। क्या के की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखना दोस्त, है ना। वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, वाई बाय एल, तो के की वैल्यू हम लोग कितना चिपकाएंगे, वाई ए बाय एल, है ना। समझ ले, बाद में छापना, पहले समझो, पहले समझे। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख रहा हूँ। ये तुम लोगों को चमका नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, डल रिस्पॉन्स। मैंने L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड किया है, नथिंग एल्स, और टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। सोच के देख, इधर देख, एवरीवन सी दिस, क्या L L मेरा उड़ गया, ठीक है, तो क्या नीचे सिर्फ L रह जाएगा। अच्छा ऊपर डेल्टा L इंटू डेल्टा L, क्या डेल्टा स्क्वायर है, और क्या मेरा L A एज इट इज है, Y एज इट इज है, हाफ एज इट इज है। ये सुनो, सिर्फ L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड करा है, दैट्स इट, और टर्म्स को अल्टी पल्टी कर लिया। इधर देख एवरीवन सी दिस, y इंटू ये डेल्टा L बाय L इसके साथ लिख दिया है, एक डेल्टा L इसके साथ लिख दी, तो y इंटू डेल्टा L बाय L, है ना। अब बचेगा डेल्टा L, है ना, तो डेल्टा L बाय L तो डिवाइड करा दिया, और एक L से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या A इंटू L हो जाएगा। ये सुनो, एक L से मल्टीप्लाई एक L से डिवाइड करा दिया, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा है, क्रॉस करा के देखना ना, ये देख L L उड़ गया, है ना, तो देखो हाफ एज इट इज, y एज इट इज, a एज इट इज, L तोड़ गया, और ये देखो डेल्टा L डेल्टा L डेल्टा L स्क्वायर है, L L उड़ गया, तो नीचे एक L ही तो बचेगा, बस मैंने एक L से इधर मल्टीप्लाई इधर L से डिवाइड करा दिया, है ना। तो देखो y डेल्टा L बाय L एज इट इज है, और डेल्टा L बचा था उसमें L डिवाइड करा दिया, बचा a, तो a को L से मल्टीप्लाई करा दिया। इसको इस फॉर्मेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी फॉर्म में, है ना, आंसर अपने को निकालना है। क्या ये तुम्हें स्ट्रेस दिख रहा है, क्या ये तुम्हें स्ट्रेन दिख रहा है, क्या ये तुम्हें वायर का वॉल्यूम दिख रहा है, या सुनो रुक जा, क्या y बराबर हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये सुनो, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देख F बाय A और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा L बाय, तो क्या F बाय A ये नहीं हो जाएगा y इंटू डेल्टा L बाय, तो y इंटू डेल्टा L बाय ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। F बाय मतलब क्या है, वो स्ट्रेस ही तो है ना, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या वायर का वॉल्यूम दिख रहा है, वायर का अगर मैं तुमसे वॉल्यूम पूछता तो क्या ये लिखेगा, ये सुनो, ये देख इधर देख, वायर का एरिया और मल्टीप्लाइड बाय वायर का लेंथ, डल रिस्पांस, ये सुनो, क्या यही तो वायर का वॉल्यूम होगा, वायर का इधर देख एरिया इनटू लेंथ, यही तो होगा वायर का वॉल्यूम, है ना। तो इसकी जगह स्ट्रेस रख दो, इसकी जगह स्ट्रेन रख दो, और उसकी जगह वॉल्यूम रख दो, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो फाइनली ये रिजल्ट हमारे सामने है, इस फॉर्मेट में आ चुका है, इस फॉर्म में, hence energy stored in the wire half stress strain and volume, ठीक है दोस्त, ये कहानी। और इसी फॉर्म में अपने को रिजल्ट याद रखना है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, क्लियर है। या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम भी कई बार पूछ लेता है, क्या पूछता है,
energy stored per unit volume in the region, energy per unit volume, it's half of stress into strain. Yes or no? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इट इज हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। मजेदार सवाल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट भी उड़ाएंगे, ठीक है। पहले इतना छापा। बोलो भाई, इतना छाप लिया? फाइनली इस कंसेप्ट को मैं समअप कर देता हूँ। इसका जो समरी है, दो तीन बस बेसिक कंसेप्ट हैं जो अपने को याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या? एवरी इलास्टिक वायर इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। जब भी आपको वायर दिखे तुरंत उड़ा देना, यही कंसेप्ट हम घुमाएंगे व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। मजेदार सवाल बनते हैं, है ना। जब भी आपको वायर दिखे तो उसको स्प्रिंग से उड़ा देना। whose equivalent spring constant is YA/L। क्या? YA/L। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, since a wire behave कर रहा like a spring and therefore वायर की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज सेम एज स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर is same as energy stored in the spring। ये दूसरा कंसेप्ट है। और तीसरा तो खैर ये फॉर्मूला है ही है जो अपने को याद रखना है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला याद रहेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। बोलो, मन में मेमोराइज करो, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ सकता है, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटा सा एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्या? थर्मल स्ट्रेस, है ना। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाए, हेडिंग पड़ेगी दोस्त, तो मॉड्यूल में पढ़ते चले, पढ़ाते चलते हैं, है ना। थर्मल स्ट्रेस। छोटा सा कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट है। इस पर बेस भी जेई में सवाल पूछे गए हैं, है ना, दोनों में, जेई मेंस में भी एडवांस में भी, है ना। और आसान सवाल बनते हैं, है ना। अभी हम लोग वर्कशीट अटैक करेंगे, सिंपल सिंपल सवाल। तब तक हम लोग जो है वेव्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। कल तो हम लोग इसका वर्कशीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मतलब वेडनेसडे को, है ना। थर्सडे से वी शैल बी स्टार्टिंग विद लेवल 2 ऑफ वेव्स। वेव्स का लेवल 2 होगा, उसके बाद फ्लूइड का लेवल 2 होगा। और ले देके बचेंगे तुम्हारे 4 चैप्टर्स। कौन कौन से? रोटेशन, ग्रेविटेशन, एसएचएम एंड हीट एंड थर्मो। उनके भी धीरे निपटा लेंगे, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। मैं हूं ना, मतलब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चल, तो एक मस्त हेडिंग पड़ेगी। क्या हेडिंग पड़ेगी भाई? थर्मल स्ट्रेस। तो ऐसी डेफिनेशन पढ़ लें, पढ़ा देता हूँ। थर्मल स्ट्रेस, बोलो भाई, क्लियर? तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब भी है, नहीं? नाम से लगता है कोई ना कोई तो दो टॉपिक उसने मिक्सअप कर दिए, ये सुनो। थर्मल एंड स्ट्रेस, है ना, है ना। मतलब उसमें पक्की बात है, कुछ थर्मल एक्सपेंशन को रिलेट किया है ना। इलास्टिसिटी, स्ट्रेस मतलब इलास्टिसिटी से। तो ये एक मिक्स कॉम्बो है, मतलब एक मिक्स कंसेप्ट है। किसका? थर्मल एक्सपेंशन का और इलास्टिसिटी का। नहीं, किसी सब्सटेंस को आप हीट अप करते हो तो वो एक्सपैंड होता है, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। और स्ट्रेस, फोर्स अप्लाई करते हो तो वहां पे स्ट्रेस आता है। डेफिनेशन ये आई क्या? The stress produced in a rod by heating or cooling it is called as thermal stress। बोलो, मैंने क्या बोला? किसी भी रॉड को अगर आप हीट अप करते हैं या कूल डाउन करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उस स्ट्रेस को नाम दिया गया थर्मल स्ट्रेस, है ना। थोड़ा फील ले ऐसे हवा में समझ नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन इन हवा। इधर देख। तो दोस्त ऐसी कहानी है क्या? जैसे मान ले एक रॉड है, रिजिडली क्लैम्प्ड एंड्स टू एंड्स। इसको एक मेटालिक रॉड है, ठीक है। इसको मैंने रिजिडली फिक्स कर रखा है इट्स टू एंड्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मान ले हीट अप कर रहा हूं, तो क्या होगा? इट विल ट्राई टू एक्सपैंड। कोशिश ही कर सकता है बट कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी।
क्यों? बिकॉज उसको मैंने रिजिडली क्लैम्प कर रखा है एट टू एंड्स। तो क्या होगा, मान ले अगर यहाँ पे क्लैंप नहीं होता तो फ्री एक्सपेंशन हो जाता। टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम एक्सपांड करता है, यू नो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज सेपरेशन है वो बढ़ जाता है, सिस्टम एक्सपांड कर जाता है। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। तो अगर मान ले क्लैंप ना होता तो वो बढ़ जाता, बट अभी क्लैंप है तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जितना लेंथ इसका बढ़ने की कोशिश करेगा, यहां से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा और इतना स्ट्रेस लगेगा सो दैट जितना टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लेंथ बढ़ता है उतना ही लेंथ घट जाएगा, सो दैट उसका ओवरऑल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उल्टा, जैसे मान ले इसको कूल डाउन कराने की कोशिश करते हो, टेम्परेचर घटाते हो, तो टेम्परेचर घटाओगे सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, बस कोशिश होगी, वो कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि क्लैंप है, लेंथ तो कांस्टेंट रहना है। तो आपने टेम्परेचर घटाया तो क्या होगा, ये देखो लेंथ घटने की कोशिश करेगा, तो वैसे जैसी कोशिश करेगा वैसी जो क्लैंप एंड है वो टेंसाइल स्ट्रेस लगा देंगे और इतना स्ट्रेस लगाएंगे सो दैट टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से जितना लेंथ डिक्रीज हो, स्ट्रेस की वजह से उतना ही लेंथ इंक्रीज हो जाए, सो दैट इसका जो ओवरऑल लेंथ रहे वो हमेशा कांस्टेंट रहे। थोड़ी थोड़ी फील आ रही है, अभी पूरी आएगी, टेंशन मत ले। मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ थर्मल स्ट्रेस होता क्या है ना। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो भागने की कोशिश करेगा, क्लैंप एंड मना करेगा मत जा भाई मैं हूं ना ठीक है। तो क्लैंप एंड एक स्ट्रेस लगाएगा वहां पे, उस स्ट्रेस को बोलता है क्या, थर्मल स्ट्रेस। और टेम्परेचर घटाया तो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, वो मना करेगा, वो खींच देगा, तो स्ट्रेस लगा रहा है क्लैंप एंड, इसी स्ट्रेस को बोलते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेस। ऐसी कहानी है, फील आई थोड़ी थोड़ी ठीक है। चलो इसमें दो केसेस बनते हैं, क्या क्या, अगर सिस्टम को हीट अप करते हैं, अगर सिस्टम को कूल डाउन करते हैं। केस नंबर 1 एड बना ले, सब लोग मॉड्यूल पहुंचे हैं, मॉड्यूल में केस नंबर 1 पढ़ ले, ठीक है, ऐसे पढ़ लो, उड़ा देता हूँ। केस नंबर 1, अगर सिस्टम को हम हीट अप करते हैं, क्या भाई, अगर हम सिस्टम को, सिंपल सिंपल से केसेस है, कुछ है नहीं रहे इसमें एक एक दो दो फॉर्मूले हैं सब में, आसान आसान से एक्सप्रेशंस आ जाते। तो जैसे मान लो सिस्टम को आप हीट अप कर रहे हो, थोड़ा ध्यान देना, जैसे मान लो मेरे पास ये एक मेटालिक रॉड है, ठीक है दोस्त, और रिजिडली क्लैम्प्ड है एट इट्स टू एंड्स, ठीक है। तो देखो जैसे मान ले रॉड के जो पैरामीटर्स हैं, यंग्स मॉडुलस y है, एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन y है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ मान ले l है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो सिस्टम का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, लेट्स से डेल्टा टी से आपने बढ़ा दिया, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये रॉड ना थोड़ा सा एक्सपेंड होने की दोस्त कोशिश करेगा, है ना। ध्यान सुनना, अगर क्लैंप नहीं होता तो ऐसा हो जाता है ना, मान ले उसका लेंथ डेल्टा एल से बढ़ गया, तो जैसे ये बढ़ने की कोशिश करता है ना, वैसे ये जो क्लैंप पॉइंट्स हैं वो यहां से स्ट्रेस लगा देते हैं, और इतना स्ट्रेस लगाता है, इतना स्ट्रेस लगाता है, इतना स्ट्रेस लगाता है, सो दैट, अब ये ध्यान सुनो मार्क माय वर्ड्स, इतना स्ट्रेस लगाएगा सो दैट टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से जितना लेंथ बढ़े, स्ट्रेस की वजह से उतना ही लेंथ घट जाए, सो दैट ओवरऑल लेंथ कांस्टेंट रहे। असलियत में ये फंडा है, क्या थोड़ा थोड़ा चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से जितना लेंथ बढ़े, इधर देख, टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से जितना लेंथ उसका बढ़े, इतना स्ट्रेस लगाएगा, इतना स्ट्रेस लगाएगा, सो दैट जितना टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लेंथ बढ़ा, उतना ही अमाउंट ऑफ लेंथ उसका घटा दे, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बढ़ा, उतना ही अमाउंट ऑफ लेंथ उसका घट जाए, इतना स्ट्रेस लगाएगा, सो दैट रॉड का ओवरऑल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ये जो स्ट्रेस मिला है क्लैंप एंड से, दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस। छोटा सा फॉर्मूला है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस, क्या, y अल्फा डेल्टा टी। अब पूछोगे साहब इसमें y तो पता है यंग्स मॉडुलस, डेल्टा टी पता है चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट इज अल्फा, कोई बताएगा व्हाट इज अल्फा हियर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, फिर से पुरानी बात है, थर्मल एक्सपेंशन की, डू यू रिमेंबर, अल्फा बीटा गामा हम लोग पढ़े थे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का रेशियो होता है 1 to 3, डू यू रिमेंबर, यस सब उड़ गया रे, याद है तुम लोगों को, अल्फा इज टू बीट, इसलिए बोलता हूँ सवाल बनाते रह रहे, आप थ्योरी के पीछे मत भागें फिजिक्स में, है ना, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ,
आप सवाल बनाएं, थ्योरी, कंसेप्ट, फॉर्मूले सब छपे रहेंगे यहाँ पे। सवाल बनाएं बस, सीधी सी बात ये है। सवाल बनाने से पूरी थ्योरी याद रहेगी, पूरे फॉर्मूले यहाँ छपे रहेंगे। बहुत बड़ा हेडक होता है ये, है ना कि 11th की फिजिक्स में इतने फॉर्मूले, 12th की फिजिक्स में इतने फॉर्मूले, और सिर्फ फिजिक्स नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। कैसे याद रखोगे? बहुत बढ़िया तरीका है, सवाल बनाओ। मैं नहीं बोलता हूँ ज्यादा बनाओ, है ना दो दो सवाल बना, लेकिन हर चैप्टर को डेली टच कर ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है ऐसा है। चल तो छापने डेरिवेशन, 2 लाइन का डेरिवेशन, जल्दी करो 10-15 मिनट में छुट्टी कर देता हूँ, ये पूरा कंप्लीट करा के मैं छोड़ रहा हूँ, जल्दी करो। दीदी का टारगेट बना ले, 2 सवाल मुझे मोशन मोमेंटी से पिक करने हैं, 2 सवाल मुझे प्रोजेक्टाइल के बनाने हैं, 2 सवाल सर्कुलर मोशन के। ठीक है, भले ही आसान आसान से बनाओ, इसी बहाने कम से कम फॉर्मूले तो रिवाइज हो जाएंगे, थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। थ्योरी पढ़ने से थ्योरी रिवाइज नहीं होगी सवाल बनाने से थ्योरी रिवाइज किया करो। ठीक है, कुछ लोग क्या है 24 घंटे थ्योरी में लगे रहते हैं इससे भला नहीं होगा दोस्त, है ना। आप सवाल बनाएं, उससे दोनों चीजें आपकी इंप्रूव हो रही हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी हो रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो कंसेप्ट का रिवीजन होता है ना, फॉर्मूला का जो रिवीजन है ना, थ्योरी को मेमोराइज करना वो भी हो रहा है। तो दोनों काम हो रहे हैं। थ्योरी पढ़ना सिर्फ तुम थ्योरी पढ़ रहे हो समझ रहे हो मेरू, है ना। सवाल बनाने से दोनों काम हो रहे हैं तुम्हारे, इसलिए मैं बोलता हूँ सवाल बना रहे, थ्योरी के पीछे ज्यादा मत भागें। चलो भाई इतना हो गया, लिखो रे, 2 लाइन का डेरिवेशन है, कुछ है लिखो। According to linear thermal expansion, according to linear thermal expansion, बोलो भाई, according to linear thermal expansion, तो linear thermal expansion का कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा? एनीवन? L2 equals L1 1 plus alpha delta. तो है L1, वेरी गुड। बाकी लोग, तुम लोगों को भी याद है? अरे एक ही है, मैंने L2 L1 ना लिख के L प्राइम L लिख लिया, क्या दिक्कत है? तुम्हारी श्रद्धा, तुम लिख लो L2 बराबर L1, उसमें क्या दिक्कत है? A2 बराबर A1, है ना, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाता है। V2 बराबर V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। रुक जा, समझ ले, बाद में छापूंगा। अंदर ले जा रहा हूँ, L को अंदर ले गया, L प्लस L जो भी, है ना। बोलो भाई, ध्यान से क्लियर, L को इधर ले लिया, क्या ये मेरा डेल्टा L हो जाएगा? ये सुनो, बोल पहले बता, पहले ही क्वेश्चन क्लियर है भाई। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा टी तो लेंथ बढ़ जाएगा ना। फाइनल लेंथ डेफिनेटली ग्रेटर देन इनिशियल लेंथ, L गया इनिशियल लेंथ, L प्राइम गया फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इनिशियल लेंथ बाय द स्पेक्टर, है ना। तो ये क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ये L यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आया, तो यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। आसान भाषा में ये स्ट्रेन हो गया, क्या है, दिस इज स्ट्रेन, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। छापो रे, बैठे गया वाई का फॉर्मूला घुमाते हो गया कुछ है थोड़ी, बस 10 मिनट, है ना, 10 मिनट में छुट्टी कर रहा हूँ, जल्दी करो। इसके आगे लिखें आफ्टर 10 स्टेप, Young's modulus is defined as, आगे लिखो, Young's modulus is, Young's modulus is defined as, Young's modulus is defined as, Young's modulus is, बोलो भाई, Young's modulus का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? ठीक है, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो देखो F बाय A हो जाएगा Y इंटू डेल्टा L बाय L, है ना। डेल्टा L बाय L की वैल्यू पुट करते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा L बाय L इन इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। तो देखो क्या, F बाय A बराबर Y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, हो गया, ये तो फॉर्मूला है। F बाय A बराबर क्या किया समझ में, डेल्टा L बाय L की वैल्यू यहाँ से निकालो और यहाँ पे चिपका दिया, तो दिस इज Y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है।
इसी F/A को हम बोलते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेस। दिस इज व्हाट, स्ट्रेस आया है लेकिन किसकी वजह से आया, हीटिंग या कूलिंग की वजह से, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस, है ना। थर्मल एक्सपेंशन का यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेस। इट इज थर्मल स्ट्रेस, क्लियर है। और बता सकते हो स्ट्रेस का नेचर क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव होगा दोस्त, है ना। थोड़ा फील कर, ये देखो अभी डायग्राम बना था, उड़ा दिया, रुकिए, इधर देख एवरीवन सी दिस। अगर मैं स्ट्रेस का नेचर तुमसे पूछता तो कैन यू प्रेडिक्ट इट्स नेचर, इधर देख भाई, हम लोग पढ़े हैं ना, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ये फर्दर दो तरह का होता है ना, कंप्रेसिव या टेंसाइल। अगर लेंथ बढ़ाने की कोशिश करता है इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस, अगर लेंथ घटाने की कोशिश करता है इट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे बता, स्ट्रेस लेंथ घटाने की कोशिश कर रहा है या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ये दोस्त लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। कई बार पूछ लेता है कंप्रेसिव होगा कि टेंसाइल होगा, तो ध्यान रखें, नेचर ऑफ स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये तो स्ट्रेस है, मान लो फोर्स पूछता तो क्या मैं एरिया से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, इतना छापे फॉर्मूला लिखा जाता है। इसके आगे जल्दी करोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ, आगे लिखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ compressive forces, the magnitude of compressive force is, the magnitude of compressive force is, the magnitude of compressive forces here। तो ध्यान रखें, अगर कंप्रेसिव फोर्स पूछता है तो कितना होगा, वाई अल्फा डेल्टा टी, कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछता है तो ये होगा वाई अल्फा डेल्टा टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो सवाल इसमें इसी तरह के बनेंगे, जैसे मान लो अभी तुम लोग सवाल बनाना शुरू करोगे तो उसमें बोलेगा रॉड का यंग्स मॉडुलस ये है, रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना है, बोलेगा मान ले रॉड का टेम्परेचर 10 डिग्री मैंने बढ़ा दिया बता कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, तो फोर्स के लिए यू नीड टू यूज दिस फार्मूला। बता कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, तो उसके लिए यू नीड टू यूज दिस फार्मूला, याद रहेगा। ये पहला हो गया, हेडिंग बना ले केस 2। सब लोग सेकंड केस हेडिंग बना, बिल्कुल सिमिलर केस सिर्फ नेचर चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ऑडियो में पढ़ता चलता कैसा, केस 2 में अगर हम सिस्टम को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, कूल है ना ठीक है, सिस्टम को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब टेम्परेचर घटा रहा है, क्या कर रहा है, टेम्परेचर को घटा रहा है, ठीक है। तो देखो एवरीवन सी दिस, जैसे मान ले ये अपना रॉड था, ठीक है दोस्त, बेसिक पैरामीटर्स वही है, यंग्स मॉडुलस y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, लेंथ मान ले l है, ठीक है। मान ले सिस्टम का हमने टेम्परेचर डेल्टा टी से घटा दिया, टेम्परेचर को डेल्टा टी से डिक्रीज कर दिया, क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, कामयाबी नहीं मिल पाएगी, हाँ कोशिश जरूर करेगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, क्या इस बार जो क्लैंप पॉइंट्स हैं उल्टा फोर्स लगाएंगे या उल्टा स्ट्रेस लगाएंगे, ये सुनो, क्या यहाँ पे स्ट्रेस का जो नेचर होगा इट इज टेंसाइल, ये सुनो भाई, यहाँ पे रॉड अपनी लेंथ को घटाने की कोशिश करेगा, कोशिश ही कर सकता, कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि रिजिडली क्लैम्प्ड है वो। तो जैसे यहाँ पे लेंथ डिक्रीज होने की कोशिश करेगी, क्लैंप एंड हरकत में आ जाएंगे, तो वो तुरंत क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस लगा देंगे, और इतना स्ट्रेस लगाएंगे, इतना स्ट्रेस लगाएंगे, इतना स्ट्रेस लगाएंगे, सो दैट टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से जितना लेंथ घटे, स्ट्रेस की वजह से उतनी लेंथ बढ़ जाए, सो दैट उसका ओवरऑल लेंथ कांस्टेंट रहे। ये सुनो, यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है, देखो जो फॉर्मूला है दोस्त, क्या
वो तो वही रहेगा, वाई अल्फा डेल्टा टी, सिर्फ नेचर चेंज होगा। हाँ सुनना ध्यान से, देखो देखो क्या बोला मैंने, टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से लेंथ जितना घटे, राइट, इतना स्ट्रेस आ जाएगा, सो दैट टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से जितना लेंथ घटा, स्ट्रेस की वजह से उतनी लेंथ बढ़ गया, सो दैट उसका जो ओवरऑल लेंथ है वो एसेंशियली कांस्टेंट रहेगी, राइट। देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस। छाप ले, बिल्कुल सेम अप्रोच है, कॉपी पेस्ट है, बस 5 मिनट और है ना, छुट्टी करूँ, छाप ले। बोलो भाई कितना हो गया? डेरिवेशन भी बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है, बस पिछले केस में लेंथ बढ़ाया था, इस बार घटा दे, प्लस की जगह माइनस चिपका दे। तो थोड़ा सा लिखो, मैं लिखा रहा हूँ, सब लोग लिखें। According to linear thermal expansion, according to linear thermal expansion, according to linear thermal expansion, है ना। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में इस बार क्या मैं फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके ये घुमा सकता हूँ? यस और नो? भाई इन द प्रीवियस केस लेंथ बढ़ रहा था, तो मैंने क्या लिखा था, L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यस और नो? इस बार हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, टेम्परेचर घटा रहा है ना, तो लेंथ घटेगा, तो क्या फाइनली लेंथ इनिशियल लेंथ से कम होगा बाय दिस फैक्टर, यस और नो? तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखो L प्राइम बराबर L माइनस, अब क्लियर हो रहा होगा, है ना, कि फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से कम है बाय दिस फैक्टर। असलियत में ये फंडा है, इज इट क्लियर ना? ठीक है, इसको बस थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार रहा हूँ, थोड़ा सा जो टर्म्स है दोस्त उनको अल्टी पल्टी मार रहा हूँ। इसको इधर ले गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और इसको इधर ले आया क्योंकि हमें पता है, इस बार हमें पता है फाइनल लेंथ इज लेस देन इनिशियल लेंथ। इन द फर्स्ट केस फाइनल लेंथ वाज ग्रेटर देन द इनिशियल लेंथ, क्लियर है। तो वहां पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस है, दैट्स इट। बाकी एक्सप्रेशन वही आएगा ये दोनों ही केसेस में। तो इसको क्या मैं डेल्टा लिख सकता हूँ? आवाज नहीं आई, ये सुनो, बोलो भाई पहले क्वेश्चन क्लियर सबको? भाई डेल्टा एल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लेंथ, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल के चक्कर में ना पड़े, अपने को डिफरेंस से मतलब है, क्योंकि हमें पता है इस बार लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसा है, डिफरेंस ले रहे हैं, है ना। डिफरेंस तो हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो डेल्टा एल और ये मैंने एल नीचे चिपका दिया, तो यही डेल्टा एल बल क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, है ना, इतना छापा, वही का फॉर्मूला घुमाते हो गया। बोलो भाई कितना हो गया? यस, आगे बढ़ना, ये सर आगे बढ़ा जाए, तो आगे लिखें इसके आगे, Young's modulus is defined as, Young's modulus is defined as, Young's modulus is defined as, y क्या पढ़ते हो, stress upon strain, क्या Young's modulus is defined for longitudinal changes, है ना, ratio of longitudinal stress and longitudinal strain। तो F by A क्या हो जाएगा, it is y into delta L by, क्या y into delta L by, ठीक है। डेल्टा L by निकाल चुका है, पुट कर दोगे, putting the value of delta L by in equation number, क्लियर है। तो क्या F by A हमारे पास आ जाएगा, ये सुनो, डेल्टा L by L की जगह चिपका दिया, अल्फा डेल्टा की जगह, तो y इंटू अल्फा डेल्टा की, ठीक है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है थर्मल स्ट्रेस, और इस बार नेचर ऑफ द स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बोलो भाई। इस बार जो स्ट्रेस है उसका नेचर क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। कैसा हो जाएगा भाई, एक बार बता, कूल डाउन कर रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, खींच देगा, है ना। तो देखो यहाँ पे द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, क्या टेंसाइल स्ट्रेस, क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस,
क्लियर है? अच्छा, या मान लो टेंसाइल फोर्स पूछ सकता है, तो आगे लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल फोर्स इज, बोलो भाई फोर्स क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, एरिया से मल्टीप्लाई करा दे, ए से मल्टीप्लाई करा दे, तो फोर्स कितना हो जाएगा? वाई ए अल्फा डेल्टा टी। इसी फॉर्मेट में याद रखना है। बोलो भाई याद रहेगा? ऐसा है। तो फोर्स पूछता है तो ये घुमा दे, थर्मल स्ट्रेस पूछता है तो ये घुमा दे। क्लियर है? मतलब चाहे वो हीटिंग करे चाहे वो कूलिंग करे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है या मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस है वो तो दोनों में सेम है। इट्स वाई अल्फा डेल्टा टी, या फोर्स क्या होगा? वाई ए अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? बस नेचर डिफरेंट है। अगर हीट अप करेगा तो कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर कूल डाउन करेगा तो कैसा हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। याद रहेगा? चलो बहुत अच्छे। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप तुम लोगों को जो कंसेप्ट्स हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एंड थर्मल स्ट्रेस के अच्छे से क्लियर हुए होंगे। समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? चलो तो अब जो है सब लोग वर्कशीट पहुंचे, टिक कर ले, अटेम्प्ट करके आया ना, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सब लोग पेज नंबर 82 में आ जाए। सारे के सारे क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरी थ्योरी अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है? इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेकिंग स्ट्रेस 3 सवाल हैं, और आखिरी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी 2 सवाल, थर्मल स्ट्रेस इसमें भी 2 सवाल। तो ये सारे के सारे अटेम्प्ट करके आ जाना, 1 घंटा मैक्सिमम 1 आवर, है ना? नेक्स्ट क्लास में ठीक है मिलते हैं। ठीक है? 11:30 टू 12:30, सेम टाइम सेम वेन्यू सेम टीचर। ठीक है? चलो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।